बड़ी बेशर्म हो तुम लोग, आज मेरा इंतजार भी नहीं किया। रदिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हमने इंतजार किया था, चाय तो वक्त पर निकाली थी, शकीला नामी नर्स ने जवाब दिया और एक खाली कपूर चाय का थर्मास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शकीला अस्तर में रहती थी और रोजाना चाय वहीं से बनवा कर लाती थी। रविया ने कप में चाय उंडेली और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए उनकी बातों में शामिल हो गई। उनकी गुफ्तगू का मौजू या तो जेरे इलाज मरीज थे या नौजवान डॉक्टर्स जो माशकों के सिलसिले में खासे बदनाम थे। शकीला मेडिकल वार्ड में थी जहां बहुत से सेहतमंद मरीज भी दाखिल होते थे। उनमें एक दो तो ऐसे थे जो शकीला के बारे में खुशफहमी में मुब्तला हो चुके थे। उनमें एक अनारकली में जनरल स्टोर का मालिक था। उसकी उम्र 45 साल के लगभग रही होगी। वो तकरीबन 15 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल था। उसके घर वाले और दीगर रिश्तेदार भी इसी सिलसिले के लिए आते रहते थे और शकीला उनकी बातों से जान चुकी थी कि वो 2 बीवियों का इकलौता शोहर था। और उसकी बातों से शकीला को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो उसे भी अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहता है। तुम्हारे उस मरीज का क्या हाल है शकीला? महमूद नामी नर्स ने शकीला की तरफ देखते हुए कहा। अरे वही अनारकली वाला, वो कल डिस्चार्ज हो रहा है, शकीला ने जवाब दिया। उसे हॉस्पिटल से जाने का बड़ा अफसोस है। वैसे उसने मुझे अपनी दुकान पर आने की दावत दी है। मैं भी चलूं भी तुम्हारे साथ शकीला, रविया ने कहा। जरूर चलना, शकीला मुस्कुराई। तुम्हें देखकर वो मुझे नजरअंदाज कर देगा और मुझे खुशी होगी कि मेरे सर से बला टल गई। वो इसी तरह बातें करती रही। फिर रविया कुर्सी से उठ गई। मैं जरा वार्ड का एक राउंड लगाऊं, एक नए मरीज ने परेशान कर रखा है। एक्सीडेंट में उसकी टांग की हड्डी क्रैक हो गई है और चोटें भी आई है, मगर वो आराम से बैठता ही नहीं, बार बार बेड से उठने की कोशिश करता है। वो ड्यूटी रूम से निकलकर अपने वार्ड में आ गई। उसने वार्ड के एक राउंड लगाया। सब मरीज सो रहे थे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई वार्ड से बाहर आ गई और रायदारी से घूमकर ड्यूटी रूम की तरफ आ गई। अरे शकीला, महमूदा, जल्दी आओ। क्या हुआ? महमूदा एकदम कुर्सी से उठ गई। अरे वो मरीज अपने बेड पर नहीं है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, रदिया ने कहा। उसके लहजे में घबराहट भी शामिल थी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? महमूदा ने कहा। वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता होगा, चला गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? डॉक्टर को इतला कर दो, बस काफी है। वो तीनों ड्यूटी रूम के दरवाजे के सामने रायदारी में खड़ी थी। इसी दौरान दूसरी रायदारी से भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। साफ लग रहा था कि वो 5 आदमी हैं। और फिर चंद सेकंड बाद ही वो लोग रायदारी का मोड़ घूमकर सामने आ गए। वो पुलिस वाले थे, उनके साथ 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस पार्टी की क़यादत एक डीएसपी कर रहा था। इसके अलावा पार्टी में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 5-6 कांस्टेबल थे। उन सब के हाथों में कलाशनकोफ राइफलें थी। पुलिस वालों को देखकर शकीला और महमूदा परेशान सी हो गई। रदिया के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाए रखा। क्या हुआ नर्स, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर इरफान ने पूछा। सर, रजिया ने कहा, मेरे वार्ड का एक मरीज गायब हो गया है। उसे आज दिन ही में एक्सीडेंट केस में लाया गया था। ओह, कौन से मरीज की बात कर रही हो? हेड कांस्टेबल ने जल्दी से पूछा। ये वही हवालदार था जो रात 8 बजे आया था। ये वही जिससे पूछगछ के लिए आप आए थे, रजिया ने जवाब दिया। ओह, इंस्पेक्टर उछल पड़ा। कितनी देर हो गई? ये कब की बात है? 10-15 मिनट पहले वो अपने बिस्तर पर था जी, रदिया ने जवाब दिया। वे चाय पीने के लिए ड्यूटी रूम में आई थी और जब वापस गई तो वो अपने बेड से गायब था। तलाश करो उसे। इस मर्तबा डीएसपी चीखा। वो भी अस्पताल से बाहर नहीं गया होगा, तलाश करो उसे। एक सब इंस्पेक्टर वार्ड की तरफ दौड़ गया, जबकि इंस्पेक्टर दूसरों को चीख चीख कर अहकामात देता रहा और फिर खुद एक तरफ दौड़ता चला गया। कांस्टेबल के साथ वार्ड में आने वाले सब इंस्पेक्टर ने दरवाजे के करीब ही स्विच बोर्ड के तमाम स्विच ऑन कर दिए। वार्ड की तमाम बत्तियां रोशन हो गई। बावजूद की आवाजें सुनकर सोए हुए मरीज जाग गए, बाद तराने लगे थे। सब इंस्पेक्टर ने झुककर तमाम बेड्स के नीचे झांका, फिर कांस्टेबल को सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। कांस्टेबल दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सब इंस्पेक्टर वार्ड में खड़ा गहरी नजरों से मरीज को देख रहा था। बाज मरीज ऐसे थे जो अभी तक सोए हुए थे और उन्होंने चादरें इस तरह ओढ़ रखी थी कि चेहरे भी छुप गए थे। सब इंस्पेक्टर एक एक मरीज के पास जाकर उनके ऊपर से चादरें खींचने लगा। इसी दौरान रदिया भी वार्ड में आ गई। सब इंस्पेक्टर की हरकत देखकर वो दौड़ती हुई उसके करीब पहुंच गई। ये आप क्या कर रही हैं? मरीजों को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है? लेकिन सब इंस्पेक्टर उसकी एहतजाज की परवाह किए बगैर मरीजों पर से चादरें खींचता रहा। उसने मरीजों की एहतजाज की परवाह भी नहीं की। इसी दौरान डीएसपी भी डॉक्टर इरफान के साथ वार्ड में आ गया। रदिया ने सब इंस्पेक्टर के रवैये का डीएसपी से एहतजाज किया तो वो उसे घूरते हुए बोला, चादरें खींच लेने से कोई मरीज मर नहीं जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जो मरीज गायब हुए हैं वो है कौन? हमें उससे कोई गर्व नहीं कि वो कौन है। हमारे लिए वो मरीज हैं और ये सब मरीज हैं। इनके साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सराने आला से शिकायत करूंगी। आपको क्या पहुंचता है कि मरीजों को आधी रात के वक्त इस तरह परेशान करें? पहले हमें इत्मीनान कर लेने दो, उसके बाद तुम शिकायत कर लेना, डीएसपी ने कहा। उस पर रविया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा।
उसने पुलिस की मजीद नफरी तलब की थी। उसने जैसे ही फोन बंद किया, रदिया ने रिसीवर उठा लिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के घर का नंबर मिलाने लगी। लाइन मिलने पर उसने एमएस को सूरत से आगाह कर दिया और घूरती हुई नजरों से डीएसपी की तरफ देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट नरस, डीएसपी ने उसे रोक लिया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम एक जिम्मेदार और फर्ज शनास नरस हो, लेकिन तुम्हारा जो मरीज यहाँ से फरार हुआ है वो इंतहाई खतरनाक मुजरिम शारिक है। शारिक? रविया के लहजे में हैरत थी, लेकिन उसके बारे में तो ये खबर छपी थी कि वो बुलबर्ग की एक कोठी में आग लगने से जलकर राख हो चुका है। वो खबर गलत थी, डीएसपी ने कहा। अब तस्दीक हो गई है कि शारिक और उसकी दोस्त समीना जिंदा है। तुम्हारे उस मरीज ने अपने जिस रिश्तेदार का एड्रेस बताया था वो गलत निकला, और फिर ये तस्दीक भी हो गई है कि वो सड़क पार नहीं कर रहा था, बल्कि उसी टैक्सी में था जो हादसे का शिकार हुई थी। उसने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। उसके साथ टैक्सी में दिलावर नामी दूसरा आदमी भी कई वारदातों में पुलिस को मतलूम था। वो दोनों उसी टैक्सी में थे। हमारे पास कम से कम 3 ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने शारिक को टैक्सी से छलांग लगाते देखा था और उसके बाद टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। बहरहाल मरीजों पर डिस्टर्ब किए जाने का मुझे अफसोस है और तुम्हारी फर्ज चिनासी पर खुशी हुई। मैंने अपना ये फर्ज पूरा कर दिया है। कैनमेस को उस वाक़े से आगाह कर दिया है। वो कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, रविया ने कहा। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, हम इस मामले को संभाल लेंगे, डीएसपी ने कहा। रविया जवाब दिए बगैर पैर पटकती हुई ड्यूटी रूम से बाहर आ गई। जब वो अपने वार्ड में पहुंची तो सब इंस्पेक्टर जा चुका था। अलबत्ता एक मुसल्ला कांस्टेबल वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो भागो यहाँ से, रविया ने उसे डांट दिया। कांस्टेबल गड़बड़ाकर दरवाजे से दूर हो गया। रविया वार्ड में दाखिल हुई तो अजीब सूरत-ए-हाल थी। वो उससे मरीज करा रहे थे। रविया एक एक मरीज के पास जाकर उसे तसल्ली देने लगी। पूरे हॉस्पिटल में कुलबुली मच गई थी। लगता था जैसे पुलिस की पूरी पलटन ने हमला कर दिया हो। हर तरह से भाग दौड़ और सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रदिया ने अब अपने आप पर पूरी तरह काबू पा लिया था। वो दिल में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर पुलिस को उस पर मामूली सा भी शक हो गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 3 घंटों तक पूरे हॉस्पिटल में एक हंगामा सा जारी रहा। पुलिस न सिर्फ मशकूक जगहों पर बल्कि वार्ड की भी तलाशी ले रही थी। जो मरीज सो रहे थे उनके ऊपर से चादरें खींच दी गईं। यहाँ तक कि पुलिस वाले खवातीन थे वार्ड में भी दंदनाते हुए घुस गए थे। उस वक्त एम्बेसी भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। पुलिस वालों की इस रवैये पर उसने भी डीएसपी से एहतजाज किया था, लेकिन उसकी एहतजाज की कोई परवाह नहीं की गई थी। सुबह 4 बजे तक हॉस्पिटल की हदूद में शारिक की तलाश जारी रही, लेकिन उसे ना मिलना था, ना मिला। बिलाकर चंद मुसल्ला पुलिस वालों को हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया और बाकी फोर्स वापिस चली गई। रदिया कुछ देर अपने वार्ड में रही, फिर ड्यूटी रूम में आ गई। एमएस ने हॉस्पिटल के बाद जिम्मेदार डॉक्टरों को उनके घरों से बुला लिया था और एमएस के दफ्तर में उनकी मीटिंग हो रही थी। रविया कुछ देर ड्यूटी रूम में बैठी दूसरी नर्सों के साथ सूरत-ए-हाल पर तबसरा करती रही, फिर अपने वार्ड में आ गई। 1-2 मरीज अभी तक जाग रहे थे और तकलीफ से करा रहे थे। रविया ने उन्हें एक ख्वाब अवर गोली खिला दी और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ मेल पर रख दिए और अपना सर हाथों पर टिका दिया और कुछ ही देर बाद वो इस तरह बैठे बैठे सो गई। कमरे की बत्ती बुझा दी थी, अलबत्ता मसहरी के हकम में वाकई खिड़की खोल दी थी ताकि ताज़ा हवा भी अंदर आती रहे। खिड़की के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। कमरे के दरवाजे को बाएं से ताला लगा हुआ था और शारिक सोच रहा था कि अब वो रज़िया तेरे मुंह करम पर है, वो चाहे तो उसे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करा सकती है। कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था और खिड़की में भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। सामने वाली दीवार में एक और रोशनदान भी नजर आ रहा था, लेकिन उस रोशनदान से निकलना मुमकिन नहीं था। शारिक रज़िया के बारे में सोच रहा था, वो कौन थी? अगर उसने उसे पहचान दिया था तो उससे खौफजदा होने की बजाय उसकी मदद करने पर क्यों आमादा हो गई थी? लेकिन जब वाकई उसकी मदद करना चाहती थी या उसे अपने कब्जे में कर लेने के लिए यहाँ आई थी? टांग की हड्डी क्रैक होने की वजह से शारिक इस वक्त भाग नहीं सकता था। वो 50 लाख रुपए का बैरियर चेक था जिसे किसी भी वक्त हुकूमत के सामने पेश करके कैश कराया जा सकता था। क्या रज़िया ये चेक कैश कराना चाहती थी? शारिक यही सब कुछ सोचता रहा। अगर रज़िया के दिल में कोई बदनीति नहीं थी और वो वाकई इसकी मदद करना चाहती थी तो क्यों? वो जान चुकी थी कि शारिक एक खतरनाक मुजरिम है। हुकूमत की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के लिए अखबारात में इख्तियार दिए जा रहे थे और उन इख्तियारों में यह भी खास तौर पर लिखा था कि शारिक को पनाह देने वालों को भी शरीके जुर्म समझा जाएगा और सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद रज़िया उसकी मदद क्यों करना चाहती थी? उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी? अगर पुलिस को किसी तरह यह शुबा भी हो गया कि शारिक के फरार होने में रज़िया का हाथ है तो पहले रज़िया ही को पकड़ा जाएगा। शारिक यही सब कुछ सोचता रहा। फिर उसके ज़हन में समीना वगैरह का ख्याल ऊपर आया। वो कहता रहा था कि वो 2-3 घंटों में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे घर से निकले हुए 14-15 घंटे हो चुके थे। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और उसके साथ ही शारिक का ज़हन भी उलझता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा उलझन रज़िया के बारे में थी। हर तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में हल्की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी।
शायरक को अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इस कमरे में कोई वाल क्लाक भी मौजूद था, लेकिन बत्ती बंद होने के बायस वो उस वाल क्लाक को देख नहीं सकता था। शायरक इस टांग की तकलीफ की वजह से शायरक बेचैन था और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो जबड़े बींचे तकलीफ जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अगर वार्ड में होता तो उसे दर्द दूर करने की कोई दुआ मिल सकती थी, लेकिन इस बंद घर में उसके लिए कुछ नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद टांग का दर्द कम होने लगा। तकलीफ कम हुई तो शायरक ऊँघ आने लगी। वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद काले भाग गई और उसकी आंखें बंद हो गई। और फिर शोर की आवाज सुनकर शायरक हड़बड़ाकर उठ गया। भाग दौड़ और पुलिस की सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायरक को समझने में देर न लगी कि पुलिस ने हॉस्पिटल पर छापा मार दिया था और उसके फरार का पता चल गया था। पुलिस उसे पूरे हॉस्पिटल में तलाश करती फिर रही थी। इसने गर्दन घुमा कर देखा, पिछली खिड़की खुली हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता हुआ उठ गया। मसहरी के पुष्ट दीवार से मिली हुई थी। वो अपने आप को खींचता हुआ मसहरी के किनारे पर ले आया और हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी। और उसके ठीक 5 मिनट बाद शायरक को क्वार्टरों के आसपास भी शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस वाले रिहायशी क्वार्टरों की भी तलाशी ले रहे थे। लोगों की एहतजाज की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। शायरक के दिल की धड़कन तेज हो गई। पुलिस वाले बहुत करीब पहुंच गए थे। क्वार्टर के सामने से उनकी चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये किसका क्वार्टर है? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई थी। एक नर्स का है जी, वो ड्यूटी पर है, सुबह आएगी। एक आदमी ने जवाब दिया। उसके साथ और कौन रहता है? पुलिस वाले ने पूछा। कोई नहीं जी, वो अकेली है। क्वार्टर को ताला लगा हुआ है, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन आप हमारे क्वार्टरों की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या आपका ख्याल है कि हॉस्पिटल से भागने वाले मुजरिम को हमें से किसी ने पढ़ा दी होगी? चुप कर ओए, पुलिस वाले ने कड़कते हुए जवाब दिया। अगर ज्यादा शोर मचाया तो तुम्ही को ले जाकर अंदर बंद कर दूंगा। लोग खामोश हो गए। पुलिस वालों की आवाजें तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। शायरक ने इत्मीनान का सांस लिया और बिस्तर पर लेटकर रदिया के बारे में सोचने लगा। उस वार्ड में रदिया की ड्यूटी थी और पुलिस रदिया से यह जरूर पूछेगी कि जब मरीज वार्ड से गायब हुआ था तो वो कहाँ थी। इस तरह रदिया शुबह की जद में आ सकती थी और पुलिस को जिस पर शुबह उसकी जबान खुलाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। शायरक जागता रहा। सुबह 4 बजे तक मुख्तलिफ सिमतों से आवाजें आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। शाहरुख को अंदेशा था कि अगर रदिया पकड़ी गई तो पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। वो जानते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसे मगरूम कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। शायरक यहाँ पूरी तो कमरे में दिन की हल्की सी रोशनी थी और ये रोशनी ऊपर वाले रोशनदान से आ रही थी। सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी 9 बजे का वक्त बता रही थी। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर चौंके बगैर ना रह सका। मसहरी के करीबी फर्श पर बिछी हुई दरी पर रविया सो रही थी। शायरक को पता नहीं चल सका था कि वो किस वक्त आई थी। उसने उसे जगाया नहीं और कपड़े बदलकर दरी पर ही सो गई। शायरक अपने आप को घसीटकर मसहरी के किनारे पर आ गया और रविया की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। एक हाथ पेट पर रखा हुआ था और दूसरा पहलू में फैला हुआ था। रविया के कुछ बाल चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और इसमें शुबा नहीं कि वो बेहद हसीन लग रही थी। शायरक रविया को देख रहा था। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। वो चौंक गया। कुछ देर बाद आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा जोर से दस्तक दी गई थी। शायरक ने रविया की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी और उसने आवाज सुनी नहीं थी। शायरक ने अपनी सही टांग मसहरी से नीचे लटकाई और पैर से रविया का कंधा हिलाने लगा। इसी दौरान दस्तक की आवाज तीसरी मर्तबा सुनाई दी। शायरक ने रविया की कंधे को जोर से हिलाया। रविया बढ़ाकर उठ गई। क्या है? कौन हो तुम? वो गहरी नींद से उठाए जाने पर बदआवाज हो गई थी। आवाज पर काबू रखो। शायरक सरगोशियाना लहजे में बोला, भाई कोई आया है। दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ओह! रविया उठकर बैठ गई। उसे शायरक की तरफ देखते हुए अपने बिखरे हुए बालों का जूला बना लिया। कौन है बाहर? पता नहीं, जाकर देखो और अपनी आवाज पर काबू रखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों से यहाँ मेरी मौजूदगी का राज खुल जाए। शायरक बोला, अब मैं होश में आ गई हूँ, तुम फिक्र मत करो। रजिया मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने दरवाजा भीड़ दिया। उसके जाते ही शायरक अपनी जगह से उठ गया और बड़ी मुश्किल से लंगलाता हुआ चलकर दरवाजे के पीछे दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने तय कर लिया था कि अगर पुलिस वाले इसकी तलाश में यहाँ आए तो पकड़े जाने से पहले एक आध को तो खत्म कर ही देगा। 2 मिनट गुजर गए लेकिन कोई अंदर नहीं आया। अलबत्ता बाहर से बातों की आवाज सुनाई देती रही। रविया किसी से बातें कर रही थी। दूसरी आवाज किसी मर्द की थी। रविया तकरीबन 10 मिनट तक दरवाजे में खड़ी किसी से बातें करती रही, पर उसने दरवाजा धड़ से बंद किया। शायरक कमरे के दरवाजे के पीछे दीवार से चिपका खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रविया अंदर आ गई, लेकिन दूसरे ही कदम पर वो ठिठक कर रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो शायरक को दरवाजे के पीछे खड़े पाकर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। ओह, मैं तो परेशान हो गई कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। वो शायरक की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेड पर। इस तरह चलना फिरना तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हें चंद्र हो तक तो हरकत भी नहीं करनी चाहिए। उसने आगे बढ़कर शायरक को सहारा दिया और उसे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। मैं रात भर की जागी हुई थी, आते ही सो गई। मुझे ये ख्याल भी ना रहा कि तुम्हें नाश्ता भी करवाना है।
रविया उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन जब मैं इस कमरे में आई तो तुम गहरी नींद में थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा।